नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। एम्परर पेंगुइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और भारी है। यह एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान प्रजनन करती है। वे आईयूसीएन की रेड लिस्ट लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में एक नए शोध के अनुसार अंटार्कटिका पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक संरक्षण प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम अपने तरीकों में बदलाव नहीं लाते हैं तो भूमि आधारित अंटार्कटिका प्रजातियों की आबादी में सन 2100 तक 97% तक की गिरावट देखी जा सकती है। इससे विशेष रूप से अंटार्कटिका की एम्परर पेंगुइन को काफी खतरा है। आपको ध्यान रखना है कि एम्परर पेंगुइन सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबी और सबसे भारी हैं और अंटार्कटिका के लिए स्थानिक हैं, यानी केवल यहीं पाई जाती हैं। एम्परर पेंगुइन पेंगुइन की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अंटार्कटिका की सर्दियों के दौरान प्रजनन करती है। इसके लिए एम्परर पेंगुइन बर्फ के ऊपर 50 से 120 किलोमीटर की यात्रा करके प्रजनन कॉलोनियों तक पहुंचती हैं, जिसमें कई हजार एम्परर पेंगुइन हो सकती हैं। वे आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड की सूची के रूप में सूचीबद्ध हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, एम्परर पेंगुइन के संदर्भ में पहला कथन सही है। ये सभी जीवित पेंगुइन्स में सबसे लंबी और भारी हैं। साथ ही वे एकमात्र ऐसी पेंगुइन की प्रजाति हैं जो अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान प्रजनन करती हैं। हालांकि तीसरा जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वे गंभीर रूप से विलुप्तप्राय नहीं होकर नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, जब हम गलत कथन की पहचान करेंगे तो केवल एक कथन ऐसा है जो गलत है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल एक कथन गलत है, यानी ए विकल्प। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कितनी योजनाएं एवं पहलें विशेष रूप से लैंगिक असंतुलन को दूर करने और महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं? विकल्प हैं मानक कार्यक्रम, किरण योजना, सर्व पावर योजना की निधि कार्यक्रम। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन की सभी चार। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अपनी वर्षांत समीक्षा 2022 को जारी किया गया है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख पहलों के नीतिगत स्तर के प्रभावों और प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा महिला वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने, लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक नई योजना अर्थात किरण को प्रारंभ किया गया है। साथ ही युवा महिलाओं को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सीमित पैमाने और अवधि पर एक पायलट योजना विज्ञान ज्योति को भी परीक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2018 के दौरान लॉन्च किए गए मानक कार्यक्रम, जिसका मतलब है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, यानी मानक प्रोग्राम भी इसमें महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य है देश भर के माध्यमिक और हाई स्कूलों से 10 लाख विचारों को लाना है। इसमें चयनित प्रतिभाशाली लोगों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व के द्वारा भी सभी लोगों के बीच समान रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं को शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सर्व पावर योजना महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मुख्य रूप से यह उच्चतम स्तर पर अनुसंधान एवं विकास करने के लिए विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए डिजाइन की गई है।
इसके तहत आप निधि स्कीम को भी ध्यान रखेंगे, जिसका तात्पर्य है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो नवाचारों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि यदि हम उन योजनाओं और पहलों को पहचाने जो लैंगिक असंतुलन को दूर करने और महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे किरण योजना यानी किरण स्कीम को, और इसमें सर्व पावर योजना काफी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें केवल 2 योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे प्रश्न से संबंधित हैं। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सुशासन सूचकांक में 10 क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू और कश्मीर के जिलों के लिए जारी किया गया। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक कथन, केवल 2 कथन, तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। सुशासन सूचकांक, जिसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा है जो राज्य और जिलों को रैंकिंग को करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा उपकरण बनाना है ताकि इसका उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जा सके। साथ ही यह सूचकांक सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना को विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक तस्वीर को भी प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से 10 क्षेत्रों यानी 10 सेक्टर्स पर आधारित है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अवसंरचना और आर्थिक शासन आदि को शामिल किया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू और कश्मीर के जिलों के लिए जारी किया गया है। इस रूप में तीनों ही जो हमारे कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों की पहचान और विकास पर केंद्रित है। यह योजना आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा वित्त पोषित है। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल 2 कथन, तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं सही है। प्रसाद योजना के संदर्भ में आज के पत्र सूचना कार्यालय में खबर प्रकाशित हुई है। आपको ध्यान रखना है कि चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन यानी प्रसाद स्कीम को प्रारंभ किया गया था। योजना का नाम 2017 में बदलकर प्रसाद कर दिया गया, जिसका मतलब है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। मुख्य रूप से इसके तहत पर्यटन मंत्रालय चिन्हित स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके तहत सार्वजनिक वित्त पोषण के तहत केंद्र सरकार 100% निधि प्रदान करती है। परियोजना को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निधि भागीदारी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शामिल किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि प्रसाद योजना के तहत पहला और दूसरा कथन सही है और इस रूप में हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है।
यह हमारे देश के सामने आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने की एक पहल है। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य है एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरीके से डिजिटल करना है। आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 की केवल 2 और 3। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। यह हैकाथॉन एक राष्ट्रीय व्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ दबाव वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और इस प्रकार से उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या को सुलझाने की मानसिकता को पैदा करती है। उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए इस हैकाथॉन को 2017 से 2 प्रारूपों में आयोजित किया गया है, जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण में आयोजित किया जाता है। इसके अब तक के संस्करण युवा दिमाग, खासकर भारत भर के इंजीनियरिंग छात्रों में लीक से हटकर सोचने को बढ़ावा देने में सफल साबित हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को शिक्षा मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा परसिस्टेंस सिस्टम्स एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर I4C के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में केवल दूसरा ही कथन ऐसा है जो सही है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बॉम्ब साइक्लोन यानी बम चक्रवात पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला एक तूफान देखा गया है, जिसे विशेषज्ञ बम चक्रवात का नाम दे रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका जैसे उत्तरी महाद्वीप के देशों में इस प्रकार का तूफान बहुत दुर्लभ नहीं है, जिसमें बहुत तेज हवाएं चलती देखी जाती हैं, जो कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश को ला देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव वाली वायु राशि उच्च दबाव वाली वायु राशि से मिलती है। इसमें वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जिससे पवनें बनती हैं। इसके तहत एक बम चक्रवात को तब परिभाषित किया जाता है जब कम दबाव वाली वायु राशि में वायु दाब बहुत तेजी से गिरता है। यह इतनी तेजी से गिरता है कि 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार दाब में कमी देखी जाती है। इससे तेजी से दाब में अंतर बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं तीव्र होती जाती हैं। इस तीव्रता को एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है, जिसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। चक्रवात की दशा में हमें ध्यान रखना है कि जैसी हवाएं चलती हैं, पृथ्वी का घूर्णन उनमें एक चक्रवाती प्रभाव पैदा करता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त देखी जाती है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अमेरिका के ग्रेट लेक्स के क्षेत्र में इस प्रकार के बॉम्ब चक्रवात की स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी आर्कटिक हवा पूर्व की ओर से आने वाली गर्म हवाओं से मिल रही है और तीव्र प्रकार की चक्रवाती दशाओं का निर्माण कर रही है। इन सब प्रभावों के चलते जो वायु दाब है वह 962 मिलीबार तक गिर गया है, जबकि अन्य जगहों पर यह 1047 मिलीबार जितना अधिक है। इससे एक तीव्र ढाल का निर्माण हो रहा है, जिससे चक्रवाती तूफान की गति और तीव्रता बढ़ रही है। इसके तहत जिस क्षेत्र में गर्म और ठंडी वायु राशियां मिलती हैं, उसे आर्कटिक फ्रंट कहा जाता है। यह उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ता जाता है तथा बॉम्बोजेनेसिस के लिए स्थितियां भी चलती रहती हैं। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि जैसे ही आर्कटिक की हवा देश के अधिकांश हिस्सों में फैलेगी, यह अंततः गर्म होगी, जिससे वायु दाब का अंतर कम होगा। इससे अंततः तूफान छटेगा। हालांकि यह जितनी अवधि में बना रहेगा, उससे व्यापक तबाही अमेरिका में देखी जा रही है, जिसे हमें ध्यान रखना है। अनेक विद्वानों के अनुसार यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है, जिसे गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।